स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो हम लोग जो टेस्ट सीरीज या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं जो मॉक पेपर हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, उसका जो है ये पहला सीरीज है जहां पर हम लोग 30 क्वेश्चन जो है साइंस के क्या करेंगे, आपके साथ जो है डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके कथन कारण कूट आधारित प्रश्नों पर जो है ज्यादा जो है ध्यान दिया गया है, क्योंकि व्यापम की टेंडेंसी छात्रावास अधीक्षक के बाद ऐसा लग रहा है कि अब वो सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन कम पूछेगा और एक ही प्रश्न में 3-4 फैक्ट्स को मिलाकर जो है ज्यादा पूछेगा, क्योंकि 100 नंबर का प्रश्न हो गया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। तो इसमें हम लोग कूट वाले प्रश्न भी देखेंगे, कथन और कारण आधारित भी देखेंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड आएगा उसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन के आसपास जो है कथन और कूट आधारित प्रश्न हम लोग करें। तो बने रहिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ पीडीएफ को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए यहां पर क्या है। प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है जैसे नाम को पढ़ के लगता है कि ये समय का मात्रक होगा करके, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो ए का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। मतलब जब हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहां पर एक ग्रह है ए और यहां पर एक ग्रह है दो, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 से लेके 2 तक की बीच की जो दूरी है वो 2 प्रकाश वर्ष है, इसका मतलब क्या है कि जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जितना समय लेता है ना, उसी तरीके से अगर इस ग्रह 1 से अगर आज के डेट में एक प्रकाश किरण अगर निकलती है तो उसको जो है क्या लगेगा? 200 साल मतलब 2 साल लगेगा ग्रह 2 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो 2 प्रकाश वर्ष का मतलब यह है कि किसी एक पिंड से अगर एक प्रकाश की किरण निकल रही है तो सूर्य के किरण की गति से अगर वो चलते हुए जाती है तो उसको 2 साल लगेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2 पिंडों के बीच की दूरी जो है 10 प्रकाश वर्ष है, मतलब किसी एक पिंड से अगर एक प्रकाश की किरण निकल रही है तो दूसरे पिंड में उसको पहुंचने पर जो है 10 साल लगेगा। और किस गति से 10 साल लगेगा? जिस गति से सूर्य का किरण पृथ्वी तक पहुंचता है उतना गति से वो ट्रेवल करेगा, तब भी उसको 10 साल जो है लगेगा। तो ये दूरी का जो है क्या है? मात्रक होता है, वो उतना ज्यादा दूर है, ठीक है। तो दूरी का मात्रक है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने वाले को कहा जाता है फैदोमीटर। ये द है ना, फैदोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जूल ऊर्जा से इस प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल। मतलब जैसे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? आपका पास्कल होता है, ठीक है। तो जो है जूल और ऊर्जा में जो संबंध है वही संबंध आपका दाब और पास्कल में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए फुटबॉल के खेल में गोलकीपर पर गेंद जब उस पर क्या होता है? शॉट पड़ता है तो गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इससे गोलकीपर को किसमें मदद मिलेगी? मतलब फुटबॉल में या क्रिकेट में जब भी बॉल को वो पकड़ते हैं, फील्डर जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? हाथ को पीछे की तरफ जो है क्या करते हैं? खींचते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे यह फायदा उनको मिलता है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण से उनको चोट या जर्क लगने का चांसेस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न दिया है, कौन सा कथन सत्य है? चलिए यहां से कूट आधारित प्रश्न हमारे शुरू हो जाएंगे। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बिल्कुल, रदरफोर्ड ने जो है क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट करके, जहां पर इन्होंने नाभिक के बारे में जो है बताया था। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों आपके क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन दिया हुआ है, चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह चीज आपने भी देखा होगा, अगर आप बस में खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, बस अचानक से ब्रेक लगता है तो आप क्या होते हैं? आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं। वहीं पर अगर बस रुकी हुई अवस्था में है और आप खड़े हैं और बस अगर अचानक से चलना शुरू करती है तो आप क्या होते हैं? पीछे की तरफ जो है क्या होते हैं? झुकते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है आपको बताना है। तो देखिए कथन सही है कि नहीं है? तो उत्तर है हाँ जी, कथन बिल्कुल सही है। अगर अचानक से ब्रेक लगेगा तो हम लोग क्या होंगे? आगे की ओर जो है झुक जाते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है
तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गत्याशील अवस्था में है तो वह गत्याशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। तो क्या इसका कारण सही है? तो जी हाँ, इसका कारण भी क्या है आपका सही है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़ता का नियम भी जो है कहा जाता है। तो यहां पर देखिए कथन और कारण क्या है आपके, दोनों सही है और उसका जो है सही व्याख्या जो है करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। तो सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम लोग बस में खड़े होते हैं तो हमारे कमर के नीचे का हिस्सा और कमर के ऊपर का हिस्सा जो है ना, ये दो अलग अलग बॉडीज की तरह जो है क्या करता है, दो अलग अलग क्या बोलते हैं वस्तु या बॉडी की तरह जो है क्या करता है, काम करता है। जब बस चलती अवस्था में रहता है तो हमारे कमर का नीचे का हिस्सा भी जो है क्या होता है, उसके साथ बस के सतह के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो वो भी चलती अवस्था में होता है। जैसे ही बस चलती अवस्था से रुक जाता है तो हमारा कमर का हिस्सा जो होता है वो बस के संपर्क में रहता है, इसीलिए हमारे कमर का नीचे का हिस्सा भी क्या होता है, जैसे ही बस रुकता है वो भी रुक जाता है। लेकिन हमारे कमर के हिस्से, कमर के ऊपर के हिस्से के बॉडी का पार्ट का टेंडेंसी क्या है, वो तो बस चल रहा है तो उसमें भी चलने की टेंडेंसी है। लेकिन अचानक से जब बस रुक गया तो कमर का नीचे कांटेक्ट में था इसलिए वो भी रुक गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी उसको क्या है, जड़त्व के नियम के कारण उसको ऐसा लगता है कि अभी भी उसको मूविंग कंडीशन में है, इसीलिए ब्रेक जब लगता है तो हम लोग आगे की ओर झुकते हैं। पीछे की ओर झुकने का कारण क्या है, जब बस रुकी अवस्था में होता है तो सेम वही रीजन है, कमर के नीचे का हिस्सा बस के सतह के संपर्क में होता है और कमर के ऊपर का हिस्सा बस के सतह के संपर्क में नहीं होता। तो जब बस अचानक से चलती है ना तो कमर का हिस्सा भी जो है क्या होता है, स्थिर अवस्था से गत्याशील अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का अवस्था जो है, कमर के ऊपर का अवस्था वो स्थिर है, तो क्या रहना चाहता है, स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। लेकिन जब बस आगे बढ़ जाता है तो इसके कारण से उसको झटका लगता है, जिसके कारण से पीछे की ओर जो है जाते हैं। तो ये जड़त्व के नियम के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व उपस्थित है। बिल्कुल सही है, जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल जो है 118 तत्व अभी तक हम लोगों ने खोज लिया है। चलिए आगे बढ़ते दूसरे कथन पे। आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु क्रमांक पर बना हुआ है। बिल्कुल सही है, पहला परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है, फिर उसके बाद हीलियम का है, फिर लिथियम का है, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है बना हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो है मेंडलीफ हो गए, डोबेनायर हो गए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या कहा था, आधुनिक परमाणु को जो है बनाने के लिए जो है किसी ने परमाणु भार का लिया था, किसी ने किसी और गुण को जो है लिया था। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो हम लोग परमाणु क्रमांक पढ़ते हैं या आवर्त सारणी पढ़ते हैं, वो आपका बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है बना हुआ है। तो एक और दो दोनों ही बातें हमारे लिए क्या है, सत्य हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सा सत्य है। कथन देखिए क्या दिया है, जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन है और गैर नवीनीकरण संसाधन है। बिल्कुल सही है, जीवाश्म ईंधन मतलब ऐसे ईंधन जो कि पेड़ पौधे, जानवरों, इंसानों के दबे होने के कारण धरती के अंदर में दब जाते हैं, और धरती के अंदर में दबने के कारण वहां के अत्यधिक ताप और दाब के कारण से क्या होते हैं, वो ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस है, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन है, जिसको हमने नहीं बनाया, प्रकृति में दबे होने के कारण से जो है ये बने हैं। और ये क्या है, गैर नवीनीकरण संसाधन है। बिल्कुल सही बात है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अब देखिए कारण क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है ना वो कथन का क्या कर रहा है, सही व्याख्या जो है कर रहा है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, मतलब चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सही कथन का चयन कीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल 20% ऑक्सीजन अमेजोन वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमादित उत्पादित है। मतलब हमारे जो वायुमंडल में जितना भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन कहां से आता है, अमेजोन जंगलों से आता है। यह बात सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, लगभग 21% है।
तो इस 21% का अगर आप फिर से 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग लगभग जो है 4-5%। तो पूरे वायुमंडल का जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन, 20% कहने का मतलब ये है जो 21% उपस्थित है ना उसका 20% की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि 21% में से 20% अमेजोन जंगलों से आता है और 1% बाकी जगहों से आता है, ऐसा नहीं है। वायुमंडल में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का 20% जो है अमेजोन जंगलों से आता है, यह बात आपका सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल मात्रा 3% है, सरासर गलत भाई। अभी बताया मैंने 20 दशमलव, अगर एग्जैक्ट देखें तो 20.95% है और अगर लगभग देखें तो 21% है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजोन जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 आपके सही हैं, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सही विकल्प का चयन करिए। कथन आपको क्या दिया है देखिए, लाइकेन प्रदूषित जगह पे उगता है, गलत। लाइकेन जो होता है ना वो प्रदूषित जगहों पर नहीं उगता है, लेकिन वायु प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, बिल्कुल सही है। इसको जो है सूचक भी माना जाता है, वायु प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। जहां पर लाइकेन अगर उग रहा है इसका मतलब वहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा कम है, और जहां पर नहीं उग रहा है मतलब वहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो कथन आपका गलत है लेकिन कारण आपका सही है, तो दूसरा इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है? तो राइबोसोम जो जिसको प्रोटीन का जो है पावर हाउस भी कहा जाता है, ये आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है कार्य स्थल है। यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है। पहला दिया देखो, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है क्या करते हैं? संचित करते हैं, फिर बाद में उसका उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। पादपों में पर्णहरित होता है, बिल्कुल सही। पादपों में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी छात्रावास अधीक्षक में ये प्रश्न पूछा गया था शायद कि मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट जो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, मतलब पर्णहरित। ये बात आपका सही है। तीसरा कथन देखते हैं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, गलत है। पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति होती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका क्या है? सही हो जाएगा, बाकी जो है तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? देखिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप 6 फीट के एक व्यक्ति हैं, अगर आप अपने आप को दर्पण में, समतल दर्पण पर पूरा देखना चाहते हैं तो उस दर्पण की जो लंबाई है ना, आपकी ऊंचाई का आधा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आपकी ऊंचाई का कम से कम आधा मतलब 6 फीट का आधा कितना होना चाहिए? 3 फीट। तो कम से कम 6 फीट के व्यक्ति को अपना संपूर्ण चेहरा देखने के लिए, संपूर्ण शरीर को दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम 3 फीट की होनी चाहिए। 3 से ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 फीट होना चाहिए पूरा का पूरा शरीर को देखने के लिए। तो यहां पर कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई जो है 1.5 है, तो इसका आधा कर दो तो कितना आएगा? 0.75 मीटर। तो एक चीज याद रखिए, जितनी ऊंचाई है उसका आधा ऊंचाई का आपका दर्पण होना चाहिए कम से कम, ताकि आप उसका संपूर्ण चित्र को क्या कर सको? देख सको। तो 20 का सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होगा? तो दूध से जब हम लोग मक्खन को निकाल लेते हैं ना, तो दूध का जो घनत्व है वो क्या होता है? आपका बढ़ जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए, मतलब हम लोग पृथ्वी पर खड़े होकर एक वस्तु को जो है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 11.2
किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंकेंगे ना, तो वो वस्तु कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगी, वो कहां चले जाएगा, अंतरिक्ष पर चले जाएगा। और इसको पलायन वेग के नाम से भी जाना जाता है। तो मान लो आपका ऐसा पूछ दिया जाता है कि पलायन वेग की गति कितनी होती है, तो आप ध्यान में रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसीलिए सारे जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह जो लॉन्च किए जाते हैं, उसकी गति इतनी रखी जाती है 11.2, क्योंकि इतना गति से वो जब वो जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को छोड़ देता है और दोबारा जो है वापस पृथ्वी पर नहीं आता है। तो अगर किसी वस्तु को आप इतने स्पीड से फेंकोगे तो वो जो है पृथ्वी पर कभी भी वापस जो है नहीं आएगा। मतलब ये ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको पलायन वेग भी जो है हम लोग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, लेंस का क्षमता सेंटीमीटर में मापा जाता है। गलत। लेंस की जो क्षमता है वो सेंटीमीटर पर जो है नहीं मापी जाती। लेंस की क्षमता डायप्टर में मापी जाती है। बिल्कुल सही। तो केवल दो जो है सही है। और इसका जो पावर का जो सूत्र होता है ना, वो होता है 1/फोकस दूरी। ठीक है। और फोकस दूरी को किससे मापा जाता है, मीटर में। तो अगर ये प्रश्न ऐसा होता कि लेंस की क्षमता प्रति मीटर में मापी जाती है, तो वो कथन आपका सही होता है, क्योंकि 1/मीटर मतलब ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मीटर की घात में ऋण 1। तो या तो डायप्टर दिया हुआ होना चाहिए या तो आपका 1/प्रति मीटर जो है होना चाहिए। ठीक है। चलिए कथन 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल्सियस में कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा। मतलब कितना डिग्री सेल्सियस जो है वो 300 केल्विन के बराबर होगा। तो देखिए, आपको केल्विन का सूत्र बता देता हूं मैं। केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इस संबंध से आप किसी को भी केल्विन में, किसी को भी सेल्सियस में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, अभी केल्विन की जगह कितना दिया है, 300। तो C प्लस 273, 273 यहां आके घट जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के क्या होगा, आपका बराबर हो जाएगा। मतलब बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको अभी सूत्र बताया, K इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, इसको आप याद रखिएगा। ये आपका सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस बदलने में आपका क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18वें प्रश्न पे, कथन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण की मात्रा की मापक होती है। बिल्कुल सही है। बीओडी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो यह जल के प्रदूषण की मात्रा का जो है क्या होता है, एक तरीके से मापक होता है। यदि किसी जल में बीओडी की मांग जितनी ज्यादा होगी, जल प्रदूषण उतना ही ज्यादा होगा। यह भी बात आपका सही है। ठीक है। जितना ज्यादा गंदा पानी होगा, उस गंदे पानी में उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो कथन और कारण क्या है आपके, दोनों जो है क्या है, सही है। और इसका जो है सही व्याख्या जो है कर रहा है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, जो अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक, ये ध्वनि है, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड की जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वें प्रश्न पर, कौन सी क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है। तो न्यूटन के जो है बल से संबंधित जो है 3 नियम होते हैं, उसमें से तृतीय नियम क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रक्रिया होती है। एवरी एक्शन इज इक्वल्स टू अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी भी चीज पे क्या करेंगे, कोई एक्शन करेंगे, तो वो उल्टा ही आपका क्या होगा, रिएक्शन करेगा। ये जीवन के लिए भी सत्य है। अगर आप किसी से गुस्सा करेंगे तो बदले में आपको गुस्सा भी मिलेगा। अगर आप किसी से प्यार करेंगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। जो कि यहां पर क्या होगा, देखो, ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना, बिल्कुल सही। अगर आप ऊंचाई से कूदेंगे, आप झटका देंगे, धरती पर क्रिया करेंगे, तो धरती भी आपको ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया देगी, जिससे आपको चोट लगेगा। ठीक है। रॉकेट का आगे बढ़ना बिल्कुल सही है। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसको रॉकेट के पीछे वाले हिस्से से बहुत तेजी से वहां से क्या निकलता है, ईंधन निकलता है, जो कि क्या करता है, उसको ऊपर की ओर धक्का देने का काम करता है। तो रॉकेट का भी आपका न्यूटन का तृतीय गति का नियम है। ठीक है। तीसरा है, देखिए, गोली चलाते समय पीछे की तरफ झटका लगना। जब आप बंदूक में गोली चलाते हैं तो बंदूक से गोली निकलकर आगे की तरफ जाती है, जिसके बदले में प्रतिक्रिया होती है और आपका हाथ और बंदूक क्या होता है, पीछे की तरफ जो है झटका लगता है। तो ये तीनों के तीनों बातें क्या है, आपके सही हैं। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम मैंने बता दिया था, जिसको जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम भी कहा जाता है। और यह नियम कहता है
कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेंगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल जो है नहीं लगाते। ठीक है, ये प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब न्यूटन का द्वितीय नियम बल का सूत्र देता है F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, घरेलू प्रयोग में जाने वाले बल्ब कितने वोल्ट पर जलते हैं? तो जो घरेलू उपयोग में जो लाया जाता है जो बल्ब होता है वो 220 वोल्ट के जो है क्या करते हैं वोल्टेज पर जो है जलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। बिल्कुल सही है। कैलोरी और कैंडला ये दोनों में आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना वो होता है आपका कैलोरी या किलो कैलोरी होता है। जबकि जो कैंडला है ना, कैंडला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो आपका कैंडला होता है। तो यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कथन दिया हुआ है Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। देखिए सोडियम का अगर नॉर्मल कंडीशन पर अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक होता है 11, मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन याद रखिए जब भी कोई परमाणु क्या करता है धनावेशित हो जाता है, उसमें जितने धन चिन्ह आ जाते हैं मतलब वो उतने इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या कर दिया है? दान कर दिया है। तो यहां पर Na+ दिया है, मतलब इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन ये दानी व्यक्ति था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? दान कर दिया। तो अब इसके पास कितने बच गए? 10। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी परमाणु जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को दान करने के बाद धनावेशित बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋणावेशित बनाता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण करके Cl- बनाएगा। सोडियम क्या बनाएगा? Na+ बनाएगा। तो पहला कथन आपका सही है। कारण देखते हैं, यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वह धनावेशित हो जाता है। बिल्कुल सही। और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा? ऋणावेशित बन जाएगा। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसका सही व्याख्या जो है कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो अभिकारक और उत्पाद का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम लोग एक रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का, तो यहां से क्या क्या बनेगा? तो यहां से जो है आपका बनेगा एक तो बन जाएगा आपका क्या, सॉरी NaCl, गलत हो गया। किसका रिएक्शन करवाएं? चलिए NaCl, HCl, ठीक है, और सोडियम का। तो यहां से क्या बनेगा? देखिए यह बनेगा आपका NaCl और यहां से हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगा। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? यहां पर 2। यहां पर हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 1। तो इसको संतुलित करने के लिए मुझे यहां पर 2 करना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 क्लोरीन यहां, लेकिन यहां तो 1 क्लोरीन है NaCl, तो मुझे यहां भी इसको करना पड़ेगा 2 सोडियम। तो यहां पर आ जाएगा 2 सोडियम। अब देखिए सबके परमाणु क्रमांक क्या हो गए? समान हो गए। 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 सोडियम हो गया। तो किसी भी अभिकारक और उत्पाद में जो है क्या चीज समान होना चाहिए? परमाणु। अभिकारक क्या होता है? जो ऐसे ऐसे यौगिक या ऐसे परमाणु जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे ये जो है आपके क्या है? अभिकारक ही है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ऐसे चीजें जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है उत्पाद जो है कहा जाता है। चलिए 25वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किस अभिक्रिया से? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से जो है क्या होती है? यहां पर जो है ऊर्जा जो है हमें लगातार जो है मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सही कथन का चयन करना है हमें। देखिए Na मतलब सोडियम और Mg+ मतलब मैग्नीशियम आयन, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन के पहले आपको बताया था कि सोडियम का नॉर्मल स्थिति में परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। मैग्नीशियम का होता है 12। लेकिन यहां पर एक धन चिन्ह लगा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोडियम और मैग्नीशियम प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है? समान है। उसके बाद दूसरा कथन दिया, देखिए
ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है उसे समस्थानिक कहा जाता है। गलत। हमें ऐसे भी परमाणु या ऐसे भी तत्व मिलते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है लेकिन उनका द्रव्यमान समान है, तो उनको समस्थानिक नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या चीज समान है? अगर द्रव्यमान समान है तो समभारिक हो जाएगा, और अगर द्रव्यमान अलग अलग है, इसका उल्टा, ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं लेकिन परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, उसको समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप कहा जाता है और समभारिक को आइसोबार कहा जाता है। तो यहां पर पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। सभी गुणों को लेकर ये चलता है तत्व का। सही कथन का चयन करिए। देखिए, पहला, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो आजादी के साथ ही हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है हमारे आस पड़ोस चाइना, पाकिस्तान, ये सब देशों से बहुत आगे थे। चाइना उस समय तक इसके बारे में सोच भी नहीं सका था जब हम लोग अपना परमाणु रिएक्टर बना लिए थे। लेकिन आज देखो, चाइना हमसे कोसों दूर आगे निकल गए, हम काफी पीछे हो गए हैं। ठीक है। इसे 4 अगस्त 1956 को कमीशन किया गया था। बिल्कुल सही है। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में बनाया गया था। बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? सही है। आगे बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वॉट का होता है? तो एक हॉर्स पावर आपको 746 वॉट का जो है होता है। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे वीडियो के। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो जहां पर भूकंप आता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, वहां पर और भी कूट वाले प्रश्नों को हम लोग, अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो है हम लोग हल करेंगे। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।